हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग धातु और धातु का भौतिक गुणधर्म को पढ़ चुके थे। रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग धातु का ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया को कर चुके थे, धातु का जल के साथ में अभिक्रिया इसको भी कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग धातु की अम्ल के साथ में अभिक्रिया को देखेंगे, धातु अम्ल के साथ में कैसे अभिक्रिया करता है। साथ ही में जानेंगे एक ऐसे विलयन के बारे में जो सोना तक को अपने अंदर घुलाने का पावर रखता है, कैपेसिटी रखता है। कैसे आपको सोनार मतलब सोना का जो बिजनेस करता है वो बुद्धू बनाता है, उसको भी इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे सक्रियता श्रेणी क्या होता है, किस तरह से बना हुआ है, सब चीज़ जानेंगे डिटेल में। एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो यदि आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, देखिए धातु जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। देखिए जैसे सोडियम आपका क्या है, धातु है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। जलवला में आप लोग पढ़ चुके हैं, इतना तेज़ी से अभिक्रिया करता है पानियों से कि धुआं मतलब गर्म हो जाता है, पूरा पात्र गर्म हो जाता है। तो सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्या पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी आप लोग जानते हैं। सोडियम लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम को डालेंगे तो होगा क्या, हाइड्रोजन गैस तो पहले बाहर निकल जाएगा। ये तो देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया और साथ ही में क्या बनता है, लवण बनता है। NaCl के पास चला गया तो NaCl बना दिया, लवण बना दिया, नमक बना दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल दिया। तो इस तरह से धातु का अम्ल के साथ में अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया इस तरह से नहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन आपको दे देगा क्लोरीन, उसके बाद आपको दे देगा फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब आप ही बताइए आर्गन, इस सब में से कौन गैस निकलता है। आप लोग अभी पढ़ चुके हैं कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्वेश्चन पूछ देगा कौन सा ऐसा अम्ल है जिससे धातु का अभिक्रिया कराने पर वो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालता है। नहीं पढ़े हैं, अभी देखिए जब धातु HNO3, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, याद कीजिए, हम लोग पहले बता रखे हैं, इसको पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं, नाइट्रिक अम्ल। इसको याद कीजिए बाबू, ये सब याद करने वाला चीज़ है, नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा। HCl है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 है तो नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा, CH3COOH होगा एसिटिक अम्ल होगा। ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा। जब धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। जब धातु का अभिक्रिया हम लोग नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, इसके पीछे का कारण जानते हैं। देखिए HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक समझते हैं, जो दूसरे पदार्थ का कोई भी तत्व है उसको धर के उसका ऑक्सीकरण करवा देता है। ऑक्सीकरण करना मतलब उसमें ऑक्सीजन को जोड़ देना, ये आप पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो HNO3 क्या है, एक बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है, बहुत ताकतवर ऑक्सीकारक है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़ देता है। अब आप ही बताइए, किसी में ऑक्सीजन जुटेगा तो उसका ऑक्सीकरण हुआ, तो ये हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करके इसको जल बना देता है। अब आप ही देखिए ना, यहाँ H2 लिखा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन है, ये जोड़ दिए तो क्या बन गया, H2O मतलब क्या होता है, जल होता है। तो क्या बनाता है, जल बना देता है। इसीलिए जब धातु HNO3 से अभिक्रिया करता है तो फिर वो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकाल के क्या मुक्त कर देता है, जल बना देता है। क्लियर है, समझ गए। चलिए जी, उसके बाद ई है मैग्नीशियम और यहाँ होना चाहिए मैग्नीज, Mn। ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज अति तनु HNO3। अब देखिए तनु मतलब सीधा सीधा भाषा में समझिए कि कोई भी HNO3 लिए मतलब नाइट्रिक अम्ल लिए, उसमें ढेर पानी मिला दिए तो हो गया ज़्यादा तनु, कम पानी मिलाएंगे तो कम तनु। तो जब हम लोग HNO3 में खूबे पानी मिला देंगे और तब उसका अभिक्रिया मैग्नीज और मैग्नीशियम से करवाएंगे तो क्या होगा, तब वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। काहे कि इसको यदि पानी में मिला देंगे इसका ताकत घट जाएगा। अब आप ही सोचिए, एक बूंद जहर ऐसे पी लीजिए, मर जाइएगा। एक बूंद जहर को पूरा सिंटेक्स में डाल के पीजिए, नहीं मरिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होइएगा, मरिएगा लेकिन नहीं। लेकिन एक बूंद जहर यदि ऐसे खा लीजिएगा तो बस स्वर्ग पहुंच जाइएगा। स्वर्ग क्या, नरक हो जा सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन यदि आप लोग वही एक बूंद जहर को तालाब में गिरा दीजिएगा तो कोई प्रभाव एक बूंद जहर से नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह HNO3 है, उसको यदि ढेर उसमें पानी मिला देंगे तो HNO3 का अपना प्रभाव जो है, अपना ताकत घट जाएगा। और ताकत घट जाएगा तो ये ऑक्सीकरण नहीं करवा पाएगा। ऑक्सीकरण नहीं करवा पाएगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वैसे का वैसे बाहर
बाहर निकल जाएगा। सीधा सीधा लॉजिक है, ठीक है। इतना दूर समझ गए, क्या क्या समझे। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, कोई भी अम्ल हो, लेकिन एक अम्ल उसमें HNO3 ऐसा अम्ल होता है जिससे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलता है। क्यों बाहर नहीं निकलता है? कहा है कि ये एक तो बहुत ताकतवर ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक माना दूसरे कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन को जोड़ देता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो बनता है ना, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़ देता है, और ऑक्सीजन को जोड़ने से बन जाता है जल, जल बन गया तो हाइड्रोजन कहाँ से बाहर निकलेगा। उसके बाद पढ़े हम लोग मैग्नीशियम और मैग्नीज, दो ऐसा धातु है जो अति तनु HNO3, मतलब नाइट्रिक अम्ल में बहुत ज़्यादा पानी मिला देंगे, और जब इसका अभिक्रिया पानी मिलाया हुआ नाइट्रिक अम्ल से करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। काहे कि इसका पावर घट जाता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब आता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया एक बहुत ही खतरनाक विलयन है। ये क्या चीज़ का बना होता है? ये बना होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध पढ़ने सिखा दी है, इसको HNO3 नाइट्रिक अम्ल जानते हैं। इन दोनों में अकेला इतना ताकत नहीं है कि जो है ये सोना को गला ले, प्लेटिनम को गला ले अपने में, इतना अकेला इसको ताकत नहीं है। यदि खाली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोना को डालेंगे तो सोना का बाल में बांका नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसको। खाली इसमें डालेंगे तैयो कुछ नहीं होगा, लेकिन एकता में ताकत होता है। ये दोनों मिल जाएगा, मिल के जब ये दोनों को मिला देंगे और तब उसमें डालेंगे सोना को, तो सोना को अपने अंदर गलाना शुरू कर देगा। देखिए, लेकिन मिलाने का भी एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खाली इन दोनों को लेके इसका एक निश्चित अनुपात में लेना पड़ेगा, तभी तो जल बनेगा। खाली इन दोनों को लेंगे इससे जल बन जाएगा क्या? नहीं बनना पड़ेगा। इसको हाइड्रोजन को 2 लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 1 लेना पड़ेगा, विद्युत विच्छेदन का क्रिया होगा, विद्युत अपघटन, तब जाके जल बनेगा। इस तरह से जल बनता है। खाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लगा दिया, ऐसे जल नहीं बनता है। उसी तरह क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 को लेना पड़ेगा, 3 अणु लेना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, 1 लेना पड़ेगा HNO3 का, तभी बनेगा क्या? एक्वा रेजिया का विलयन, अन्यथा नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वा रेजिया के विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना लेंगे, नाइट्रिक अम्ल कितना लेंगे। तो आपका आंसर होगा 3:1। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 लेंगे, HNO3 1 लेंगे, तब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्वा रेजिया का विलयन। इसका खास बात ये होता है कि बहुत ज़्यादा अम्ल का जो है ना पावर बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा पावर होता है कि सोना और प्लेटिनम सबसे कठोरतम और सबसे ऐसा धातु है जो किसी से अभिक्रिया करता है, लेकिन ये अम्ल जो है उसको अपने में घुलाना शुरू कर देता है। सोनार सब जो होता है, जो सोना का बिजनेस करता है, वो क्या करता है, आप उसके पास सोना लेके जाते हैं, कहते हैं कि भैया सोना थोड़ा गंदा हो गया है, काला काला परत चढ़ गया इस पे, इसको थोड़ा साफ कर देने के लिए वो क्या करता है, यही विलयन को रखता है, ब्रश लेके उसको रगड़ता है, उसमें जैसे डालिएगा इसको विलयन, इस विलयन में सोना उसके अंदर में घुलना शुरू हो जाएगा। घुलना शुरू होगा तो इस सोना है तो इसके बाहर वाला चमड़ा सब उधर उधर के उसमें घुलने लगेगा, और घुलने लगेगा तो सोना भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा चला जाता है, तो सोना का वजन घट जाता है। अब आप ही बताइए, हाथ है मेरा, ठीक है, इसको यदि हम अम्ल में डाल देंगे तो पहले चमड़ा जलेगा कि नहीं जलेगा, चमड़ा उखड़ जाएगा, अलग हो जाएगा। तो वैसे सोना में भी होता है, सोना का ऊपर का परत निकल जाता है, और निकल करके वो एक्वा रेजिया का विलयन में मिल जाता है, और सोनार उसको क्या करता है, बाद में अलग कर लेता है, तो उससे सोनार को भी फायदा हो जाता है। इन्हें सोचेगा खाली साफ करवाने के तो पैसा दी उसी से फायदा होता है, ऐसा बात नहीं है। वो अलग से जो घोल से विलयन फिर सोना उसको अलग भी कर लेता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में। देखिए इसका परिभाषा है, धातुओं की ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। सबसे पहले आपको ही समझना पड़ेगा अवरोही क्रम क्या होता है। देखिए आरोही अवरोही आप लोग गणित में पढ़े होंगे। आरोही क्रम मतलब होता है हम नीचे हैं और सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, मतलब छोटा से यदि हम लोग बड़ा की तरफ जा रहे हैं तो वो हो गया आपका आरोही क्रम। यदि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं, तो वो होता है अवरोही क्रम। तो ये बोल रहा है अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा से किधर जाएंगे, छोटा की तरफ जाएंगे। तो वही बोल रहा है धातु का एक ऐसा श्रेणी बना हुआ है, लिस्ट बना हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। उसमें होता क्या है, सबसे ऊपर में आपका रहता है सोडियम, सबसे ऊपर में पोटेशियम के, फिर है सोडियम Na। तो ये सब ऊपर का जो धातु है वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, बहुत ज़्यादा पावरफुल अभिक्रियाशील है, कोई भी चीज़ से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। आप लोग पिछला अभिक्रिया में देख चुके होंगे, हम लोग आपको बताए थे कि जब धातु जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जब धातु जल से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, और साथ में सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु था जो जल से इतना तेजी में अभिक्रिया करता है कि पूरा बर्तन ही को गर्म कर देता है, उष्मा निकाल देता है उससे। तो बहुत अभिक्रियाशील है सोडियम और पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे में आपको नजर आ रहा होगा Ag और Au, मतलब चांदी और सोना। चांदी सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है, ये सब आपको नजर आ रहा होगा। तो यही एक तो श्रेणी है। तो ऊपर जाएंगे तो श्रेणी का, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, श्रेणी का अभिक्रियाशीलता मतलब धातु की अभिक्रियाशीलता घटते जाएगा। सबसे ऊपर में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता होगा, सबसे नीचे में सबसे कम अभिक्रियाशीलता होगा, ठीक है। समझ गए, इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा।
तो क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज कर लिया जाए। धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, कैसे अभिक्रिया करता है, तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, लवण बनेगा। इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इससे उतना सवाल नहीं बनता, सवाल बनता है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछता है धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बाहर निकलता है, बस एक चीज़ याद रखना, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े धातु HNO3 से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके पास ऐसा ताकत है कि ऑक्सीजन को जोड़ देता है हाइड्रोजन में, अब बना देता है जल, ठीक है। उसके बाद पढ़े मैग्नीशियम और मैंगनीज, दो ऐसा धातु है जो बहुत ज़्यादा अति तनु HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। एक्वारिजिया के बारे में पढ़े, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 को जब 3:1 में हम लोग मिला देते हैं तो एक्वारिजिया का एक तो विलन बनता है, इसमें इतना ताकत होता है कि सोना को अपने अंदर घुला लेता है। उसके बाद पढ़े सक्रियता श्रेणी के बारे में, धातु का एक श्रेणी है जिसमें सबसे ऊपर में सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है, सबसे नीचे में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। इतना वो चीज़ पढ़ लिए। यदि आपको वीडियो में सब चीज़ समझ में आ गया है बाबू तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि 10th में पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सब, ठीक है। और ऐसा वीडियो हम लोग लेकर के आते हैं, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है देखने में हमारे, तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे धातु की अधातुओं के साथ में अभिक्रियाशीलता, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।